सेल साइकिल का जो दूसरा पार्ट है एक्चुअल सेल डिवीजन, उसको हम माइटोसिस कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस जो है इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। इंटरफेज के बाद जो एक्चुअल सेल डिवीजन होता है माइटोसिस, माइटोसिस जो है एक इस तरह का सेल डिवीजन है, इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन? इसके अंदर होता क्या है, अगर कोई सेल है, सेल के अंदर जो है, अगर हम ह्यूमन सेल देखेंगे इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो जो दो नई सेल्स बनेंगे उनके अंदर भी क्रोमोसोम नंबर जो है वो क्या आएगा, वो 46 ही आएगा। यानी कि एक दूसरे के बराबर बराबर जैसी सेल्स होंगी और जैसे पेरेंट सेल रहे होंगे बिल्कुल ही वैसी ही सेल्स बनेंगी इस माइटोसिस के जरिए से, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। लेकिन ये जो माइटोसिस है ये दो पार्ट्स के अंदर होता है। माइटोसिस ऑकर्स इन टू पार्ट्स। पहला पार्ट जो है उसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, उसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और दूसरा पार्ट जो है उसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। पहला पार्ट जो है वो कैरियोकाइनेसिस है और दूसरा पार्ट जो है दैट इज साइटोकाइनेसिस। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, यानी कि पहले जो है न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। फर्स्ट देयर इज ऑकरेंस ऑफ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। एक सेल के अंदर दो न्यूक्लिय बनेंगे पहले इंटरफेज के बाद कैरियोकाइनेसिस के जरिए से, देन फिर जो है साइटोकाइनेसिस होगी, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा। जब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा तो फाइनली जो है हमारे सामने दो सेल्स आएंगे, एक सेल से दो सेल बन के आएंगे। तो पहले हम ये वाला पार्ट जो है कैरियोकाइनेसिस, इसके बारे में जानेंगे। अब चूंकि सेल ने खुद को ऑलरेडी प्रिपेयर करा है डिवीजन के लिए, कैरियोकाइनेसिस जो है, कैरियोकाइनेसिस के 4 सब फेजेस हैं। ये जो न्यूक्लियर डिवीजन है या जिसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, इसके 4 सब फेजेस हैं। सेल साइकिल जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन इसको हमने सब फेजेस के अंदर चेंज करा है। किस चीज़ के लिए? इसको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए, अदरवाइज इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसका जो पहला फेज है दैट इज प्रोफेज, उसके बाद दूसरा फेज जो है दैट इज मेटाफेज, तीसरा फेज जो है दैट इज एनाफेज, और चौथा फेज जो है दैट इज टीलोफेज। ये 4 फेजेस होने के बाद जो है हमारे सेल के अंदर, जो सेल साइकिल के अंदर है जिसका इंटरफेस हुआ है, फिर जब वो कैरियोकाइनेसिस के अंदर आएगी, इन 4 फेजेस के बाद जो है हमारे सेल के अंदर 2 न्यूक्लिय होंगे, और उसके बाद जो दूसरा पार्ट है इसका एक्चुअल सेल डिवीजन का माइटोसिस का, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। पहले हम ये समझेंगे कि एक्चुअली इसके अंदर होता क्या है। हम पहला वाला फेज जो है पहले लेंगे हम प्रोफेज। प्रोफेज अगर हम लेंगे, प्रोफेज के अंदर होता क्या है, चूंकि ऑलरेडी जैसे हमने बोला कि ये न्यूक्लियस का डिवीजन है, कैरियोकाइनेसिस का हिस्सा है, हमें पता है कि इंटरफेज के अंदर डीएनए का डुप्लीकेशन जो है ऑलरेडी हुआ होता है। क्रोमोसोम नंबर जो है कांस्टेंट होता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट होता है यानी कि 46 ही होता है अगर ये ह्यूमन सेल है तो, लेकिन डीएनए कंटेंट जो है वो डबल हुआ होता है, ठीक है, 2n से 4n हुआ होता है डीएनए कंटेंट। अब इस प्रोफेज के अंदर क्या होता है, ये जो क्रोमेटिन एक्चुअली होता है इंटरफेज के अंदर, जिसके अंदर डीएनए की डुप्लीकेशन होती है, इस क्रोमेटिन का क्या होता है, इस प्रोफेज के अंदर कंडेंसेशन स्टार्ट होती है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन स्टार्ट होती है। कंडेंसेशन यू नो कि इसका साइज जो है वो छोटा होने लगता है। जब साइज छोटा होने लगता है लेकिन ये थिकनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है, थिकनेस बढ़ जाती है, और ये कंडेंसेशन जो है कंटिन्यूअस रहती है इस प्रोफेज के अंदर टिल द एंड ऑफ प्रोफेज। होता क्या है, ये जो क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं, अब इनका एक पर्टिकुलर शेप सा आने लगता है। वो शेप क्या होगा, इस तरह का वो शेप होगा, यानी कि बिल्कुल जिसको हम डायड क्रोमोसोम कहते हैं, बिल्कुल वो डायड क्रोमोसोम आने लगेगा। 46 के 46 जो अब है क्रोमोसोम्स इस तरह से लगने लगेंगे टिल द एंड ऑफ द प्रोफेज, ठीक है। तो ये कंडेंसेशन कंटिन्यूअस रहती है।
साथ में साइटोप्लाज्म के अंदर होता क्या है, अगर ये एनिमल सेल है तो एज वी नो हर कोई चीज जो है वो डुप्लीकेट हुआ होता है। सेंट्रियोल्स यानी कि जो डिप्लोसोम है वो भी डुप्लीकेट हुए होते हैं। अब इन सेंट्रियोल्स से क्या बनते हैं, एक तरह की रेज अराइज होती हैं, उन रेज को हम एस्ट्रल रेज कहते हैं, और ये जो स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर्स बनते हैं, एस्ट्रल रेज प्लस सेंट्रियोल्स क्या बनाते हैं, ये स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको हम एस्टर्स कहते हैं। तो ये एस्टर्स बनते हैं। तो ये एस्टर्स जब बनते हैं, एस्टर्स जो है ये मूव करते हैं किसकी तरफ, एस्टर्स जो है ये मूव करते हैं पोल्स की तरफ। ये दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स, यानी कि यहाँ पे एंड्स की तरफ। एक एस्टर जो है एक एंड में पहुंचता है और दूसरा एंड जो एस्टर जो है हम कह सकते हैं दूसरे एंड में पहुंचता है। इस तरह की चीज़ें जो हैं प्रोफेज के अंदर होती हैं। और फाइनली प्रोफेज के एंड तक होता क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है। और अब जो ये क्रोमोसोम्स हैं ये बिल्कुल साइटोप्लाज्म के अंदर आते हैं। यहाँ से इन एस्टर्स से जो है एक तरह के फाइबर्स हम कहते हैं उनको, वो फाइबर्स जो हैं वो अराइज होते हैं। दोज फाइबर्स आर कॉल्ड व्हाट, दोज आर कॉल्ड स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर्स में से भी वो वाले जो डिसकंटिन्यूअस होते हैं, जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं जो कुछ एंड टू एंड होते हैं उनको हम कंटिन्यूअस कहते हैं, कुछ जो है बिल्कुल क्रोमोसोम तक ही होते हैं, सेंटर तक ही होते हैं, उनको हम डिसकंटिन्यूअस या कंट्रैक्टाइल फाइबर्स कहते हैं। वो कंट्रैक्टाइल फाइबर्स जो हैं इन क्रोमोसोम्स के बीच में जो ये कन्स्ट्रिक्शन होती है, ये थिननेस होती है, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर के ऊपर एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। ये अटैच होते हैं किसके साथ, ये जो कंट्रैक्टाइल फाइबर्स होते हैं ये अटैच होते हैं दोनों साइड में किसके साथ, इसी काइनेटोकोर के साथ जो सेंट्रोमियर के ऊपर होता है। देन उसके बाद होता क्या है उसके बाद होता ये है, हाँ, तो ये सारी चीजें जो हैं ये प्रोफेज के एंड तक होती हैं। और उसके बाद जो है अगला फेज जो है जिसको हम मेटाफेज कहते हैं वो स्टार्ट होता है। अब मेटाफेज के अंदर होता क्या है, मेटाफेज के अंदर होता क्या है, अगर हम मेटाफेज की अब बात करेंगे, ये सारे के सारे जो ये क्रोमोसोम, चूंकि अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है ही नहीं, ये जो क्रोमोसोम्स अगर हैं ह्यूमन सेल की हम माइटोसिस देख रहे हैं 46 के 46, यहाँ पे हम 2 दिखा रहे हैं, ये 40 के 6 के 46 मेटाफेज के अंदर जो है एक ही लाइन में आते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पैलेट। इक्वेटोरियल पैलेट हम उसको कहते हैं, इट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पैलेट। ये जो इक्वेटोरियल पैलेट जो है ये क्या मतलब है कि सारे के सारे क्रोमोसोम जो डायड क्रोमोसोम्स हैं मेटाफेज के अंदर अलाइन हो जाते हैं इन स्पिंडल फाइबर्स की वजह से बिल्कुल सेंटर के अंदर। ओके, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंग्रेशन। इनके आने को इस सेंटर के ऊपर को हम कंग्रेशन कहते हैं। और ये जो क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर उस टाइम बनता है उसको हम इक्वेटोरियल पैलेट कहते हैं या मेटाफेजिक पैलेट भी कह सकते हैं। तो यहां तक जो है जितना कंडेंस होना था क्रोमोसोम्स का, तो ये फाइनल शेप मेटाफेज के अंदर जो हमारे सामने क्रोमोसोम होता है इट इज द फाइनल क्रोमोसोम। ठीक है, इस क्रोमोसोम के अंदर होता क्या है, इस क्रोमोसोम के अंदर बीच में एक जो है स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं, जिसके साथ काइनेटोकोर जिसके ऊपर होता है, जिसके साथ कंट्रैक्टाइल फाइबर्स अटैच होते हैं। 2 ये जो आर्म्स होती हैं इनको हम क्रोमैटिड्स कहते हैं। एक ही क्रोमोसोम के अंदर ये जो 2 आर्म्स होते हैं उनको हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। ठीक, सो ईच डायड क्रोमोसोम हैज 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स कनेक्टेड बाय ईच अदर, a constriction called centromere. Over centromere there is a disc shaped structure called kinetochore where spindle fibers are attached, and all these chromosomes are on the or at the equator during the phase of metaphase.
मेटाफेज जो है ये प्रोफेज के बाद, प्रोफेज बड़ा सा फेज है इस कैरियोकाइनेसिस का, लेकिन मेटाफेज एक छोटा सा फेज है। अब सारे के सारे, अगर ये ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल के अंदर मेटाफेज है तो 46 के 46, अगर कोई हैप्लॉइड सेल होगी उसका हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर जो है वो 20 होगा तो 20 के 20 ऐसे आएंगे। कोई डिप्लॉइड सेल है जिसका क्रोमोसोम नंबर जो है 23 पेयर्स है यानी कि 46 है, 46 के 46 यहाँ पे आएंगे। ओके, तो ये सारी चीजें किसके अंदर होती हैं? मेटाफेज। जब भी हमें डायड क्रोमोसोम स्टडी करना होता है तो हम मेटाफेज के अंदर ही उसको देखते हैं। ओके, उसके बाद जो है, अब इस मेटाफेज के बाद जो है अगला फेज हमें क्या करना है? फाइनली हमें 2 न्यूक्लिय बनाने हैं, वैसे ही 2 न्यूक्लिय जो एस फेज से पहले थे इसके अंदर। एस फेज यू नो क्या होता है? इंटरफेज के अंदर एक सिंथेटिक फेज होता, उससे पहले जैसे न्यूक्लियस थे, ओके, वैसे ही 2 न्यूक्लियस हमें बनाने हैं। ओके, शाबाश। अब होगा क्या? अब इसके बाद जो है मेटाफेज के बाद अगला फेज आता है, उसको हम कहते हैं एनाफेज। अब हम इसकी बात करेंगे एनाफेज की। एनाफेज के अंदर होता क्या है? देखो, अब जो ये क्रोमोसोम्स, अब जो ये क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे हैं, 46 के 46 ह्यूमन बीइंग्स के अंदर अगर हैं ये तो 46 इक्वेटर पे हैं। अब होगा क्या यहाँ पे एनाफेज के अंदर? ये ब्रेक होगा, सेंट्रोमियर जो है, सेंट्रोमियर जो है वो ब्रेक होगा। सेंट्रोमियर जब ब्रेक होगा, लेकिन स्पिंडल फाइबर्स एज यू नो दोनों साइड में अटैच हैं। अब सेंट्रोमियर जब ब्रेक होगा तो ये जो क्रोमैटिड्स हैं ये सेपरेट हो जाएंगे, क्रोमैटिड्स विल गेट सेपरेटेड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द एनाफेज, ओके, अब जो सेपरेशन है क्रोमैटिड्स का एक डायड क्रोमोसोम से, जो ये 2 क्रोमैटिड्स हैं ये अलग हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स, इसको हम कहते हैं डिसजंक्शन, यानी कि प्रोसेस ऑफ डिसजंक्शन होगा। और इसमें सबसे बेहतरीन चीज, ये जो क्रोमैटिड्स हैं दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पोल्स, यानी कि यहाँ पे एस्टर्स है उसी जगह की तरफ ये मूव करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन मूव कैसे करेंगे? जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर विल लीड एंड जो आर्म्स हैं वो लैग करेंगी। सेंट्रोमियर जो है वो आगे की तरफ रहेगा और जो आर्म्स हैं, आर्म्स जो है इस क्रोमोसोम की, इस क्रोमैटिड की, दे विल लैग बिहाइंड, पीछे की तरफ रहेंगी। यहाँ पे इस चीज की वजह से क्या होता है, ये जो क्रोमैटिड्स हैं, या हम अब कह सकते हैं फिर से क्रोमोसोम्स बने, मोनोइड क्रोमोसोम्स, इनकी शेप हमें मिलती है। शेप कैसे मिलती है? शेप मिलती है हमें ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। आप लोगों को पता है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि सेंट्रोमियर जो है ये हमेशा, जो भी डायड क्रोमोसोम होता है या जो भी क्रोमोसोम होता है, सेंट्रोमियर जो है यूजुअली हम दिखाते हैं सेंटर के अंदर, लेकिन ये हमेशा सेंटर के अंदर नहीं होता है। वो क्रोमोसोम जिसके अंदर सेंटर के अंदर ये सेंट्रोमियर होगा उसको हम कहते हैं मेटासेंट्रिक। ओके, उसके बाद जो है अगर थोड़ा सा उससे हटके होगा ये सेंट्रोमियर तो उसको हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। अगर उससे भी थोड़ा सा हटके होगा तो उसको हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। और उससे भी अगर टॉप पे होगा बिल्कुल तो उसको हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक। तो अगर हम देखेंगे कि पोजीशन ऑफ जो ये सेंट्रोमियर की पोजीशन है उसके बेसिस पे क्या है, उसके बेसिस पे जो है क्रोमोसोम्स के कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये डिसजंक्शन होती है, जब ये क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं, क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं, व्हेन दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पोल्स एट द एनाफेज, ओके, दे फॉर्म ए पर्टिकुलर शेप। वो शेप किस हिसाब से बनती है? जिस हिसाब से पोजीशन होगी किस चीज की, सेंट्रोमियर की पोजीशन होगी। अगर सेंट्रोमियर की पोजीशन सेंटर में है, जैसे मैंने यहां पे दिखाया मेटासेंट्रिक है, तो जब ये पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे ये क्रोमैटिड्स, ये मोनोइड क्रोमोसोम्स हम कह सकते हैं, तो इनकी शेप जो है ये वी शेप्ड बनते हैं। सिमिलरली मेटासेंट्रिक जो है ये वी शेप्ड बनते हैं।
शाबाश, क्योंकि इनके अंदर सेंट्रम में होता है सेंट्रोमियर, तो जब ये सेंट्रोमियर लीड करेगा, आर्म्स लैग करेंगी तो अल्फाबेट वी शेप बनता है। जब अगर हम सब मेटासेंट्रिक की बात करते हैं तो ये एल शेप बनाता है मूव करते करते। उसी तरह से अगर हम देखेंगे एक्रोसेंट्रिक, ये जे शेप बनाता है जब ये पोल्स की तरफ मूव करता है। और फाइनली जो टीलोसेंट्रिक है ये कौन सी शेप बनाता है, क्योंकि टॉप पे होता है, ये आई शेप बनाता है। यानी कि 4 तरह की शेप्स बनती हैं इन क्रोमोसोम्स की इस एनाफेज के दौरान जब वो पोल्स की तरफ मूव कर रहे होते हैं। ओके, इट इज ईदर वी शेप्ड, ओके, व्हेन द सेंट्रोमियर इज एट सेंटर, देन एल शेप्ड भी बनते हैं अगर सब मेटासेंट्रिक होगा सेंट्रोमियर। अगर ये एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स होंगे तो जे शेप बनेगा, और अगर टीलोसेंट्रिक होंगे तो आई शेप बनेगा। ओके, अब फाइनली क्या होता है, फाइनली ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स एनाफेज के एंड तक होता क्या है, अब जो ये क्रोमेटिड्स होते हैं या मोनोएड क्रोमोसोम्स होते हैं ये कहाँ पहुँचते हैं, सारे के सारे, वेरी गुड, अगर ये ह्यूमन सेल हैं तो यहाँ पे 46 थे तो 46 ये जाएंगे क्रोमेटिड्स, यहाँ 46 क्रोमेटिड्स जाएंगे यहाँ, ठीक है। हर किसी इस क्रोमेटिड के अंदर क्या होगा, सिंगल डीएनए होगा। जब तक ये डायर था तब तक भी क्रोमोसोम एक ही था, लेकिन डीएनए कितनी बार था, 2 बार था, क्योंकि ये जुड़े हुए थे। शाबाश, तो ये चीजें होती हैं किसके अंदर, एनाफेज के अंदर। एंड देन फाइनली द लास्ट फेज, क्योंकि 2 न्यूक्लिय हमें बनाने हैं। अब लास्ट फेज जो होगा इसका कैरियोकाइनेसिस का जो होता है, इट इज कॉल्ड टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर अब होता क्या है, अब जो ये क्रोमोसोम्स हैं इनका क्या होगा, इनका डिकंडेंसेशन होगा। डिकंडेंसेशन, ये अपना शेप जो है फिर से लॉस करेंगे अपना शेप, ये फिर से लॉस करेंगे, बिल्कुल ये फिर से क्रोमेटिड थ्रेड्स बनेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होगा, यहाँ पे भी दूसरे साइड में भी यही चीजें होंगी। 46 से थ्रेड्स बनेंगे, क्रोमेटिन थ्रेड्स। अगर ये सारे के सारे अपना ये शेप लॉस करेंगे, बिल्कुल जैसे इंटरफेज न्यूक्लियस होता है, नॉर्मल इंटरफेज न्यूक्लियस, जैसे एस फेज से पहले ये होता है, बिल्कुल वैसे ही ये थ्रेड्स बनेंगे। न्यूक्लियोलस अपीयर होगा फिर से, ओके। सेंट्रियोलस ऑब्वियसली वो एस्टर्स लॉस करेंगे, स्पिंडल फाइबर्स खत्म हो जाएंगी, तो ये सारी चीज़ें होंगी। एंड फाइनली हम ये कह सकते हैं टीलोफेज के अंदर जो प्रोफेज के अंदर चीज़ें हुई थी उनका ऑलमोस्ट रिवर्स होगा। अब प्रोफेज के अंदर डीएनए का डुप्लीकेशन था, लेकिन यहाँ पे अब सिंगल डीएनए है, लेकिन डिकंडेंसेशन, वैसे ही सारी चीज़ें रिवर्स होंगी। जो वहाँ पे ब्रेक हुई थी चीज़ें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह, न्यूक्लियोलस, वो फिर से बनेंगे, और हमारे सामने जो है एक ही सेल के अंदर जो है 2 न्यूक्लियर रहेंगे टीलोफेज के एंड तक। और फिर जो है, चूंकि हमें क्या करना है, 2 न्यूक्लिय ही नहीं बनाने हैं खाली, हमें 2 सेल्स बनानी है। अब 2 सेल्स बनाने के लिए क्या होगा, फिर जो है साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। ऑलरेडी सारे जो सेल ऑर्गेनेलीज वगैरह हैं वो ऑलरेडी डुप्लीकेटेड हैं, वो ऑलरेडी बने हुए हैं। तो साइटोकाइनेसिस जो है वो हमें देखना है, अलग अलग तरीके से होती हैं एनिमल सेल्स के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर। इसके बाद वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे।